हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 9 चल रहा है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और आज है इसकी 6th क्लास, मतलब 6th पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। पहले 1 मिनट देखेंगे कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और फिर करेंगे आज की क्लास का शुभ आरंभ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पर जूम करूं तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ चुके हैं, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक हमने पढ़ लिया था कि ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट होता है, फिर यूसेज होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। फिर हमने देखा था फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में। 3 टाइप के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। फिर हमने देखा था फाइनेंसिंग डिसीजन, जिसमें अंदर हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म में पैसा अगर आपको इक्विटी से लाना है या डेट से लाना है, ऐसे जब कैसे डिसाइड कर पाओगे। और तीसरा हमने देखा था डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जब हम प्रॉफिट कमा लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर रिटेन करके रखना है। और फिर हमने देखा था फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, मतलब कितना पैसा लेकर आना है, कहां से पैसा लेकर आना है। फिर हम इसके देखे थे ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, कितना पैसा चाहिए और कब पैसा चाहिए, और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम अननेसेसरली ज्यादा पैसा रेज ना कर लें, अदरवाइज हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी। और फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। इंपॉर्टेंस में हमने 7-8 पॉइंट पढ़े थे। एक तो हम रिवाइज करते हैं। पहला क्या था, फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, शॉक से बचाने में हमारी मदद करता है। तीसरा, हम प्रेजेंट को फ्यूचर से लिंक कर पाते हैं। चौथा, हमने क्या देखा था, फाइनेंसिंग डिसीजन को हम इन्वेस्टमेंट से लिंक कर पाते हैं। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे किसके इंपॉर्टेंस के, वो फाइनेंशियल प्लानिंग के। आज जो बच्चों हम टॉपिक पढ़ने वाले, वो हम पढ़ने वाले 7th टॉपिक, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। और ध्यान रखना, कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा ही मजेदार टॉपिक है। इसमें आपका दिमाग जो है वो असली में इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक बात और, कैपिटल स्ट्रक्चर का 50 to 60% आपका फाइनेंसिंग डिसीजन से सेम टू सेम है। तो मतलब आपको इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने फाइनेंशियल डिसीजन में फाइनेंसिंग डिसीजन अच्छे से पढ़ा है कि डेट से कितना पैसा लेकर आना, इक्विटी से पैसे कितना लेकर आना, कौन सा प्रेफर करना चाहिए, वही चीज हम 50% कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ेंगे। और कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ एडवांस भी हम पढ़ने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध के रखना, आज मजा आने वाला है। तो चलिए बच्चों, सीधा जंप करते हैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक। अब जो मेनली हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले वो है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो पेन पेपर साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है। तो बच्चों, कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा बेसिक मीनिंग है, मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। फिर से रिपीट करता हूं, क्या है, मिक्स बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। मिक्स का मतलब क्या होता है कि अपना कितना लगा हुआ है और बाहर वालों को कितना लगा हुआ है। अगर बच्चों आपने डेट इक्विटी रेशियो का नाम सुना है तो आपको हल्का हल्का पता लग रहा होगा। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा आपका इन्वेस्टेड है, जितना भी पैसा, उसमें बाहर वालों को कितना पैसा लगा हुआ है और हमारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, उसको जब हम कंपेयर करते हैं तो उसे हम डेट इक्विटी रेशियो बोलते हैं। तो वही ये बात करना चाह रहा है कि आपका पैसा और बाहर वालों का पैसा का मिक्सचर कितना है, किसका ज्यादा है किसका कम है, ये बताता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कि आपकी कंपनी में कैपिटल किस तरीके से इन्वेस्टेड है, अपना कितना लगाया है आपने और बाहर वालों को कितना लगाया है। क्लियर? ओके। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए या फिर ऐसा हो सकता है कि शायद आपके जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, जैसे कि इंटरेस्ट पे करना या प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना, आप शायद ना कर पाओ। ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। A situation in which you are unable to pay your fixed financial charges is known as financial risk. ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। शायद आप ना कर पाओ, शायद आप पे ना कर पाओ, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। एक बार रीड करते हैं डेफिनेशन क्या दे रखा है। फाइनेंशियल रिस्क refers to a position when company is unable to meet its fixed financial charges. Fixed financial charges का मतलब होता है लोन का रीपेमेंट करना, इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना। ये आपके फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं जो आपको हर साल पे करने ही करने हैं, चाहे आप पैसा कमाओ चाहे ना कमाओ। तो ऐसी सिचुएशन को जब आप शायद रीपे ना कर पाओ, उस सिचुएशन को बोलते हैं हम फाइनेंशियल रिस्क। इसी के साथ एक टर्म और आ जाता है, वो है बिजनेस रिस्क। इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। ठीक है, वो तो इजी सा है, लेकिन फाइनेंशियल रिस्क हमने अच्छे से पढ़ लिया। क्लियर? कोई भी डाउट? ओके। अच्छा बच्चों, इसके बाद 2 डेफिनेशन और दे रखी है। ये 2 डेफिनेशन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है।
फाइनेंशियल लेवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन आया तो सीधा 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है, तो ये वाला जो है वो हम पार्ट नंबर 7 में देखेंगे। अभी के लिए इन दो डेफिनेशन को हम छोड़ रहे हैं। ओके, अब बच्चों हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या दे रखा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी फाइनेंसिंग डिसीजन करते समय कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हो, कि डेट से पैसा कितना लेकर आना है और इक्विटी से पैसा कितना लेकर आना है। यहां पर भी हम लगभग लगभग उसी पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि डेट को ज्यादा रखना है या फिर इक्विटी को ज्यादा रखना है। ठीक है, हम इस चीज की बात कर रहे हैं। आई रिपीट, डेट को ज्यादा रखना है या फिर इक्विटी को ज्यादा रखना है, उसकी बात यहां पर होगी। तो पहला पॉइंट जो आपके सामने दे रखा है वो क्या है? कैश फ्लो पोजीशन। ठीक है, कैश फ्लो पोजीशन बड़ा ही सिंपल है। जरा एक बार ध्यान रख लेते हैं बच्चों। देखो, जब भी आप मार्केट से पैसा रेज करते हो, पैसा फाइनेंसिंग डिसीजन लेते हो कि आप कहां से पैसा लेकर आ रहे हो, तो आप ये बात ध्यान में रखते हो कि खर्चा कितना होने वाला है ना। उसके बाद कहां कहां पैसा जाएगा, ठीक है ना, कहां कहां पैसा आप इन्वेस्ट करोगे, लॉन्ग टर्म असेट में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, आप शॉर्ट टर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, आप ये सारी चीजें देखते हो, है ना। तो वही चीज आपको यहां पर भी एक बार कंसिडर करनी है। एक बार इस पॉइंट को रीड करते हैं, फिर समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर बोरोइंग। ठीक है ना, कैश फ्लो मस्ट नॉट ओनली कवर फिक्स्ड कैश पेमेंट बट देयर मस्ट बी सफिशिएंट बफर आल्सो। मतलब आपके सिर्फ पेमेंट ही इंक्लूड नहीं होने चाहिए, बफर भी इंक्लूड होना चाहिए। सर इसका मतलब समझ में नहीं आया। सिंपल सा मीनिंग ये है, जब भी आप पैसा फाइनेंस करते हो, आप पैसा मार्केट से लेकर आते हो, तो ऑब्वियस सी बात है किसी पर्पस के लिए लेकर आओगे कि आपको कहीं पैसा खर्च करना है, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। तो वो ये बोल रहे हैं, आप ये तो बताओगे कि कितना पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना है। फिक्स असेट में मान के चलो 1 करोड़ खर्च होना है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए 10 लाख खर्च होना है। सिर्फ इतना नहीं बताना, आपको कुछ रिजर्व भी रखना है अपने पास कि इन केस कभी जरूरत पड़ती है 1 महीने 2 महीने के अंदर, तो वो भी तो आपके पास हो, तभी तो आप अच्छे से यूज कर पाओगे। तो उस रिजर्व को इन्होंने वर्ड नाम दे रखा है बफर। बफर का मतलब होता है रिजर्व। जैसे एक वर्ड आता है ना बफर स्टॉक, बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? रिजर्व में सामान पड़ा होना। जब सारा सामान खत्म हो जाए तो फिर हम वहां से निकालेंगे, उसको बोलते हैं बफर। तो वही बात इन्होंने बोली है, जब मार्केट से पैसा रेज करते हो तो आपको सारे कैश फ्लोज को कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ कैश पेमेंट नहीं कि हाँ भाई ये खर्चा जाएगा वो खर्चा जाएगा, आपको कुछ बफर कुछ रिजर्व भी रखना चाहिए। आपको नीचे दिए गए 3 पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए बोरोइंग्स करनी चाहिए या फिर मार्केट से पैसा उठाना चाहिए। पहला, आपके नॉर्मल बिजनेस में कौन कौन से खर्चे होने वाले हैं। दूसरा, आप फिक्स असेट्स में कितना इन्वेस्ट करने वाले हैं, वही लॉन्ग टर्म में कितना, शॉर्ट टर्म में कितना। ठीक है, और तीसरा, जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करने वाले हैं, जो भी आप लोन ले रहे हो उसके बदले में जो पेमेंट होगा, आप पेमेंट 2 चीजों का होता है, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट होता है और एक इंटरेस्ट अमाउंट का रीपेमेंट होता है। तो वो सारी चीजें भी आप ध्यान में रखकर ही बोरोइंग करोगे। ये चीज क्लियर हो गया। तो ऐसे में आप इक्विटी भी ले सकते हो, ऐसे में आप डेट भी ले सकते हो, लेकिन ये पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए ही आपको ये डिसीजन लेना है। क्लियर। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें ये तो बताया नहीं डेट लेना चाहिए इक्विटी लेना चाहिए। बच्चों ये सिचुएशनल टॉपिक होता है, सिचुएशनल डिमांड होती है कि आप क्या प्रेफर करोगे इस सिचुएशन में। ऑलरेडी आपके पास लोन है नहीं है, इक्विटी है या नहीं है, वो सारी चीजें कंसिडर करी जाती है। तो मतलब ये आपको कैश फ्लो भी ध्यान में रखना है। इन शॉर्ट, क्लियर, ओके। सेकेंड पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। जिन्होंने रेशियो चैप्टर पढ़ रखा है उनको तो ये मतलब मालूम है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है, लेकिन इसका एसेंस नहीं पता, लॉजिक नहीं पता, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये दोनों पॉइंट मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। पहला पॉइंट क्या दे रखा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दूसरा पॉइंट क्या है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसको हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों चलते अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ और जहां पर हम देखेंगे इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो आ गए हैं बच्चों अपनी दूसरी स्क्रीन की तरफ और जहां पर हम देखने वाले हैं क्या? अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एग्जांपल लिखते हैं बच्चों, एग्जांपल लिखो मेरे साथ। बच्चों मान के चलो हमारी जो सेल है वो कितने की है? 1000 रुपीज की है। इसमें से हम अपने परचेज या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। लेट सपोज हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने? 400 के। तो क्या निकल कर आएगा यहाँ से? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्या ये चीज क्लियर है? ओके। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा बच्चों हमारा? यहाँ पे 600 रुपए होगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है आपको? ओके। इसमें से हम बाकी अब खर्चे माइनस करते हैं। लेट सपोज सैलरी
एंड अदर एक्सपेंसेस खर्च करते हैं, ठीक है, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस खर्च करते हैं, वो कितने, लेट सपोज ये है हमारे 100। फिर इसमें से हम अपना माइनस करते हैं, मान के चलो डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रीसिएशन कितना आता है हमारा 100। चलो बच्चों यहां से हम माइनस कर देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स PBD, ठीक है, ये भी कितना है मान के चलो, ये भी हमारा 100। यहां तक क्लियर, ओके। अब बच्चों इसमें से माइनस करो, कितना आता है हमारा 300 आता है, ठीक है। अभी जो हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है, ध्यान रखना, अभी हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है। अब इसमें से हमको इंटरेस्ट और माइनस करना है, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट लेट सपोज कितना है, इंटरेस्ट हम 50 रुपीज मान ले बच्चों, चलो 50 रुपीज मान लेते हैं, एक सेकेंड। इंटरेस्ट हमारा कितना है 50 रुपीज है, ओके। तो 50 रुपीज से कितना बचा हमारा 250 बचा, और फिर इसमें से माइनस करो टैक्स, ये 5 मेरा जुड़ जाता है 250। अब इसमें से मान के चलो हम टैक्स माइनस कर देते हैं, टैक्स कितना ले 40% लेने, चलो 40% ले लेते हैं। तो 250 का 40% कितना होता है 100 रुपीज। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट है वो कितना हो गया हमारा 150 रुपीज हो गया। क्या ये चीज आपको क्लियर है, ओके। अब बच्चों ये 300 है, ये जो 300 है हम इसे क्या बोलेंगे, इसे प्रॉफिट तो बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते क्योंकि तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना इस प्रॉफिट में से सिर्फ इंटरेस्ट और टैक्स का खर्चा ही तो माइनस है हमारा, है ना। इसमें से हमारा सिर्फ इंटरेस्ट का खर्चा और टैक्स का खर्चा ही तो माइनस है, हाँ। तो ऐसे केस में इसका नाम पड़ जाता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब क्या है, वो पैसा जिसमें से सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट देना रह गया है और टैक्स का अमाउंट देना रह गया है, ऐसी अर्निंग्स को बोला जाता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या ये चीज क्लियर है, ओके। अब इसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो फिर इस अमाउंट को क्या बोलेंगे, इस अमाउंट में से सिर्फ टैक्स पेमेंट करना रह गया, तो हम क्या लिखेंगे अर्निंग्स बिफोर टैक्स, ठीक है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो गया तो हमने इंटरेस्ट को नहीं लिखा, बस इसमें से टैक्स माइनस होना रह गया, तो हमने क्या लिख दिया अर्निंग्स बिफोर टैक्स। और फिर हमने टैक्स माइनस कर दिया 40%, तो कितना आ गया हमारा नेट प्रॉफिट 150 रुपीज। क्या आपको ये चीज क्लियर है, ओके। टॉपिक का नाम क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बोलता है कि मेरा को जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, आई रिपीट, मेरे को जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है वो कितना कवर है। कवर का मतलब है मेरे पास कितना बड़ी चादर है जिसके अंदर मैं समेट सकता हूं। इन शॉर्ट इंटरेस्ट का पेमेंट मेरा कितना कवर है, मेरा कितना इंटरेस्ट मेरा बचा हुआ है, आपको ये बताना है इसके अंदर। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखो, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। मेरा क्या है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है 300। अब मुझे इसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट करना है ना, मुझे इसमें से इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो कितना करना है 50 करना है ना। मतलब ये इंटरेस्ट पे करने से पहले मेरे पास प्रॉफिट है 300 रुपए और मुझे इंटरेस्ट पे करना है 50 रुपीज, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो 6 टाइम्स कवर है। मतलब मेरे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है मेरे पास उससे 6 गुना ज्यादा प्रॉफिट पड़ा हुआ है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, मेरे पास जो इंटरेस्ट है 50 रुपीज का जो मुझे पे करना है, मेरे पास 300 रुपए का प्रॉफिट पड़ा हुआ है। मतलब मेरे पास 6 गुना तक की कैपेसिटी है। मतलब मैं 6 गुना, अगर मैं 6 बार ऐसा और लोन ले लूं तो भी मेरा खर्चा निकल जाएगा। तो मतलब ये कि 50 रुपीज पे करने के लिए मेरे पास 300 रुपीज है, तो मतलब ये आई एम प्रोटेक्टेड 6 टाइम्स। इसलिए इस चीज को क्या बोला जाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या ये चीज क्लियर हो गया। और इसका एक मीनिंग और ये भी आ जाता है कि मेरे को जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है मैं और भी लोन ले सकता हूं। मैं ऐसे कितनी बार और लोन ले सकता हूं, मैं ऐसे 6 बार लोन और ले सकता हूं। ये आया समझ में आपको, बहुत बढ़िया। तो बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये बोलता है जितना ज्यादा ये रेशियो होगा, जैसे यहाँ पे 6 टाइम्स आया है, मतलब मैं उतना लोन और ले सकता हूं। मतलब मैं ऐसे 6 बार और लोन ले सकता हूं। अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मान के चलो 2 टाइम्स आता है, तो मतलब ये है कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूं कि अब मैं सिर्फ एक बार इतना ही पैसे का लोन ले सकता हूं। तो मतलब यहाँ पर ये है जितना ज्यादा ये रेशियो आएगा उतना ही ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया,
बहुत बढ़िया। तो हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, हायर यू कैन टेक द अमाउंट ऑफ लोन। क्या आपको बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे से? और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। जैसे हमने यहाँ पे निकाला 300 रुपए हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, डिवाइडेड बाय 50, मतलब हमारा इंटरेस्ट अमाउंट हमारा 6 टाइम्स जो है वो आंसर आ गया। क्या बच्चों आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई? पक्का? कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी? बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर हो गया ना? तो ये हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब ज्यादा से ज्यादा करो और फायदामंद आ जाओगे। यहां तक क्लियर? ओके। अब बच्चों हम दूसरे रेशियो की तरफ जाते हैं, वो है हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशियो। तो बच्चों आ गए हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, और थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। अब बच्चों इसको करने से पहले एक बार मैं आपको फिर से आईसीआर के बारे में बताऊंगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमने क्या निकाला था, एक बार मैं फिर से यहां पर लिख रहा हूं सर। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में हमने ये निकाला था कि जितना हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है उसके मुकाबले हमारे पास कितना प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो इससे हम पता लगाते हैं कि सर हमारा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 6 टाइम्स कवर है, मतलब है मैं अभी और इतना इंटरेस्ट बियर कर सकता हूं, मतलब मैं इतनी बार लोन और ले सकता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही तो चीज हमने कंसिडर करी थी। हाँ, बट बच्चों इसके अंदर जो है ना कुछ कमियां थी, इस रेशियो के अंदर कुछ कमियां थी, वो हमारे इस प्यारे से डेट सर्विस कवरेज रेशियो ने पूरी कर दी। सर कैसे कमियां थी, अब पहले ये बताओ। बच्चों यहां पर कैश को ध्यान में नहीं रखा गया, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट को ध्यान में रखा गया, यहाँ पर कैश को ध्यान में रखा ही नहीं गया। और जबकि इंटरेस्ट पेमेंट तो कैश का होता है। समझ रहे हो इस चीज को? सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, क्लियर करके बताओ। चलो बच्चों यहां पर हम बात करते हैं। बच्चों मान के चलो यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन जो हैं वो सारे के सारे कैश में हुए, ये एजम्पशन मान के चलते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन किस में हुए हैं? कैश में हुए हैं। ठीक है, ओके। तो एक छोटा सा मिनी सा ये चेक कर लेते हैं हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। बच्चों सेल हुई थी हमारी 1000 रुपए की। ओके, अब इसमें से 400 रुपए हमने परचेज में खर्च करे। ठीक है, 100 रुपए हमने सैलरी और बाकी चीजों में खर्चे करे। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या हमारा कैश एक्सपेंस होता है? नहीं सर। तो क्या मुझे ये माइनस करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमारा कैश का खर्चा होता है? नहीं होता। तो क्या ये माइनस करना चाहिए? सर नहीं माइनस करना चाहिए। तो बच्चों हमने ये चीज माइनस नहीं करी, ये चीज माइनस नहीं करी। अच्छा, इंटरेस्ट पेमेंट यही तो निकालना है, इंटरेस्ट कितना कवर है, तो इसको माइनस हम नहीं करेंगे। टैक्स का पेमेंट करा होगा? हाँ सर हमने टैक्स का पेमेंट किया होगा। कितना पेमेंट करा होगा? 100 रुपए किया होगा। तो बच्चों मुझे जरा ये बताओ, इंटरेस्ट पे करने से पहले मेरे पास कितना कैश पड़ा हुआ था? बताओ जरा, मेरे पास इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले कितना कैश पड़ा हुआ था? तो सर आपके पास पड़ा हुआ था कितना, करीबन करीबन कितना पड़ा था? ये 400 रुपए पड़ा था आपके पास, है ना? ये सेल थी हमारी, ये हमारी परचेज थी, ये हमारा सैलरी था, और ये हमारा टैक्स था, है ना? तो मतलब मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले मेरे पास 400 रुपए का कैश था, है ना? हाँ, 400 रुपए का कैश था और 50 रुपए में पेमेंट करना था। तो मैं कह सकता हूं कि एक्चुअल में मेरा जो इंटरेस्ट है वो 8 टाइम्स कवर था, है ना? मेरा जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 8 टाइम्स कवर था, ना कि आईसीआर के हिसाब से 6 टाइम्स। तो ट्रू पिक्चर ये बता रहा है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आईसीआर जो है वो ये बताता है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले आपके पास प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, और डेट सर्विस कवरेज रेशियो बताता है कि भैया प्रॉफिट से लेना देना नहीं, आपको ये पता लगाओ कि पास कैश कितना पड़ा हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट तो कैश से होगा ना। तो इसलिए यहां पर हम डेट सर्विस कवरेज रेशियो में नॉन कैश एक्सपेंस को कंसिडर नहीं करते। क्या आपको ये चीज क्लियर है, हाँ या ना? आई होप आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आईसीआर और डेट सर्विस कवरेज रेशियो में डिफरेंस क्या है। यहां पर ये कहते हैं प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले, जिससे हमको पता लग जाएगा हम कितने प्रोटेक्टेड हैं। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में ये बोलता है कि प्रॉफिट नहीं, ये बताओ कैश कितना पड़ा हुआ है। इसलिए वो फिर नॉन कैश एक्सपेंस को माइनस नहीं करता है और पता लगा देते कि हाँ भी हमारे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। और ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले का पैसा, तो इसमें से
हमने सेल में से परचेज माइनस कर दिया, सैलरी माइनस कर दिया, टैक्स का एक्सपेंस माइनस कर दिया, तो हमने पता लगा हमारे पास कैश 400 रुपए पड़ा हुआ है। अब मुझे 50 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, तो भैया आई एम 8 टाइम्स कवर। क्लियर, मतलब मैं एक्चुअल में 6 बार नहीं 8 बार लोन ले सकता हूं सेम अमाउंट का। क्लियर, तो अब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, हायर द डेट सर्विस कवरेज रेशियो, हायर वी हैव कैपेसिटी टू फुलफिल आवर कमिटमेंट्स, कि हम इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली कर देंगे, मतलब हम और लोन इजीली ले सकते हैं। क्या आपको बच्चों ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया? आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस इसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि सेल माइनस एक्सपेंसेस, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा रिवर्स करके इन्होंने निकाल दिया है। आएगा ये 400 ही अमाउंट, लेकिन कैसे आएगा मैं आपको जरा ये बता देता हूं। इन्होंने ना रिवर्स कैलकुलेशन करी है, हमने ऊपर से नीचे का माइनस किया है ना, तो इन्होंने उल्टा किया है, नीचे मैंने ऊपर प्लस करना चालू कर दिया, लेकिन आएगा अमाउंट आपका 400 रुपए। कैसे? नेट प्रॉफिट, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट प्लस आपके नॉन कैश एक्सपेंस। जरा निकालो, नेट प्रॉफिट कितना है आपका 150 रुपीज का, इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है 50 रुपीज का, और नॉन कैश आपके एक्सपेंस कितने हैं 200 रुपए के। तो बच्चों देखो आपका सेम अमाउंट 400 रुपए का कैश आ गया। आप माइनस करके निकालो तो भी आपका 400 आएगा, आप ऐसे प्लस करके निकालो तो भी 400 आएगा। ये सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्मूला है, बनाने का तरीका है, ठीक है ना। आप ऊपर से नीचे आओगे तो भी फॉर्मूला ऐसे बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो फॉर्मूला आपका वैसा बनेगा। बस आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या है। पता लगे आपको कैसे फॉर्मूला लगाना है? डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट का अमाउंट, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट का अमाउंट, तो बस 400 अपॉन 50, आपका आंसर आ गया 8 टाइम्स। आई होप बच्चों आपको ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। डिफरेंस बस ये है कि आईसीआर में कुछ कमियां हैं, और जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो उन कमियों को पूरा कर देता है, क्योंकि वो कैश को कंसीडर करता है। आई होप बच्चों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ और रीडिंग करके इस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। चलिए नोट्स पर, ओके चलते हैं। तो आ गए बच्चों अपने नोट्स की तरह, फटाफट से इन दो टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि इंटरेस्ट पेमेंट करने से पहले हमारे पास टोटल अर्निंग्स कितनी है, जिससे हमको पता लग जाए कि हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना प्रोटेक्टेड है। इट मे बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, वही चीज हमने यहां पर निकाल दी थी। Higher the ratio, lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment obligation। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जितना ज्यादा आपका रेशियो होगा उतना ही कम रिस्क होगा कि आप शायद इंटरेस्ट पेमेंट ना कर पाओ। मतलब ये जो फाइनेंशियल रिस्क अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि शायद आप इंटरेस्ट का पेमेंट ना कर पाओ, वो रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आपके पास पता है ना कि आपके पास प्रॉफिट है। क्लियर? हायर द रेशियो, लोअर शैल बी द रिस्क, दैट मींस यू कैन टेक मोर डेट। क्लियर? पक्का? ओके। और लास्ट लाइन में उन्होंने क्या बोल रखा है? द रेशियो इज नॉट अ एडिक्वेट मेजर। इस रेशियो में कुछ कमियां हैं, आप इस पर अपना जजमेंट नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कंपनी का EBIT ज्यादा हो बट कैश ना हो सकता है ना कि आपकी क्रेडिट सेल ज्यादा हुई हो, आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हो, ऐसा हो सकता है। तो ये बोला है कि हाँ भाई EBIT ज्यादा हो सकता है बट कैश ना हो, तो इसलिए आप इस पर अपना बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकते, आपको डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालना ही पड़ेगा। क्लियर? अब बच्चों पढ़ लेते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। पहली लाइन उन्होंने ये बोली हुई है, इट टेक केयर ऑफ द डेफिशिएंसी इन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में जो कमियां थी इसको इन्होंने ध्यान रख लिया, इसकी टेक केयर कर ली है। द कैश प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद टोटल कैश रिक्वायर फॉर द सर्विस ऑफ डेट एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वही बात उन्होंने यहां पे लिखी हुई है कि आपके पास टोटल कैश कितना है उसको किससे कंपेयर किया जाता है? टोटल पेमेंट जो आपको करनी है, चाहे आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना हो, चाहे आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का पेमेंट करना हो, उससे हम कंपेयर करते हैं और फिर निकालते हैं कि आप कितने टाइम्स कवर हो। जैसे हमने यहाँ पर निकाला था कि 400 रुपए हमारे पास कैश पड़ा हुआ है और हमको इंटरेस्ट पेमेंट करना है कितने रुपए का? 50 रुपए का, और हमने कंपेयर किया था और हमको पता लगा कि वी आर कवर्ड 8 टाइम्स। तो यही चीज उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। उन्होंने इसका फॉर्मूला बता दिया, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम नेट प्रॉफिट भी बोलते हैं, प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंस अपॉन प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट।
बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट की तरह ही प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमारा क्या होता है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन होता है। तो क्वेश्चन में अगर फिक्स्ड डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड गिवन हो तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आगे क्या दे रखा है, द हायर DSCR, हायर डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इंडिकेट्स द कंपनी एबिलिटी टू मीट इट्स कैश कमिटमेंट्स, देयरफॉर द कंपनीज पोटेंशियल टू इंक्रीज डेट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। मतलब ये कि आप ज्यादा, आपका रेशियो मतलब आप ज्यादा पेमेंट कर पाओगे इंटरेस्ट का, आप लोन ले सकते हो। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब समझा कि मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। फिर हमने फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी, जिसके अंदर हमने देखा कि शायद आप अपने फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब आपका इंटरेस्ट पेमेंट, आपका प्रिंसिपल का रीपेमेंट या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड आप पे ना कर पाओ, इस चीज को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फिर हमने इसके अंदर 3 पॉइंट पढ़े फैक्टर फैक्टिंग में, कैश फ्लो पोजीशन, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बच्चों आज के सेशन में सिर्फ हम ये 3 पॉइंट ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्लास की जो लेंथ है वो ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी और लंबी हो। बाकी सारे पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, इस कॉन्सेप्ट को, डेट सर्विस कवरेज रेशियो को और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को अच्छे से समझ के रखिएगा। चलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और यहाँ पर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना और अच्छे से रिवाइज करना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।